अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज फ्राइडे है और फ्राइडे का लास्ट प्रोग्राम, क्योंकि इश्यूज में बड़ा इशू जो है वो आज भी आपने देखा कि कल के टीवी प्रोग्राम्स में भी और आज में भी ज़्यादातर जो बात हो रही है वो हो रही है अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से। ऑब्वियसली हम केस की पेचीदगियों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मैं चाहूंगा कि इस पर रोशनी डालूं और थोड़ी सी इस पर कानूनी राय भी ली जाए कि एग्जैक्टली इसमें अब हो क्या सकता है। पार्टी ए कन्विक्ट होती है या पार्टी बी कन्विक्ट होती है, अगर ए होती है तो बी पे क्या असर होता है, बी होती है तो ए पर क्या असर होता है, दीगर केसेस का इसके हवाले से क्या होगा, क्योंकि एक केस में से अब विड्रॉ कर गए चीफ जस्टिस साहब और दो बंदों का जो बेंच तो जजेस का रखा है, सीनियर जजेस का, अब उसको भी कहा जा रहा है, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा और जाहिद बुखारी जो कि लॉयर है मलिक रियाज के, उन्होंने भी कहा कि इसको मजीद बड़ा बेंच करने की जरूरत है। उसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा इस पूरे के पूरे केस में कि साख जो मुतासर हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत ही शरीफ और बहुत ही एक मंजे हुए, अभी इनको हाल ही में बरतानिया में अवार्ड भी मिला और ये सारी चीजें कि उनके ऊपर कोई किसी किस्म का भी उंगली उठा के उनकी जात के बारे में नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम किया हो जो किसी भी तरीके से उनके खिलाफ कोई बात की जा सके। अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड चीफ जस्टिस साहब ने बड़े बोल्ड किस्म के फैसले लिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो या वो बात की जाए DGFC बलोचिस्तान की या फिर IGFC बलोचिस्तान की या फिर मिसिंग पर्सनस का केस हो या दीगर ऐसे बेशुमार। तो ये बहुत बड़े और तगड़े फैसले थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने दिए। लेकिन ये जो अब एक चीज उनके साहबजादे के हवाले से अब गर्म हो गई है और कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत पैसा लिया, ये काफी कंट्रोवर्शियल है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद दुरुस्त भी है, लेकिन अभी क्योंकि बात आगे चलेगी, प्रूव होता है नहीं होता वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आज के मैं अपने मेहमान जो हैं, मेरे दोनों हजरात जो हैं बड़े सीनियर लॉयर्स हैं मेरे साथ और मैं चाहूंगा इनसे बात करूं। शाहीन साहब बड़े हमारे अच्छे दोस्त, बहुत शुक्रिया सर आप आए प्रोग्राम में। उनके बराबर में कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में आप आए। कसूरी साहब आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। दो तीन चीजें, इसमें कोई शक नहीं सर कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी तरफ तमाम लोग जब निगाह उठाते तो होप नजर आता है, चाहे वो आपका कोहिस्तान का केस हो जहां पे लड़कियों की बात की गई, या फिर आपका मिसिंग पर्सन का केस हो चाहे बलोचिस्तान में चाहे दीगर हवाले से, या फिर आपका किसी भी किस्म की किसी के साथ ज्यादती हो तो चीफ जस्टिस की तरफ निगाह जाती। लेकिन ये जो एक अब बात सामने आई इनके साहबजादे के हवाले से, कुछ अर्सा पहले तक सर ये मेडिकल में डॉक्टर थे, फिर उसके बाद ये पुलिस में हुए भर्ती, उसके ऊपर भी एक इशू बना, लेकिन हम उसको साइड पे रखते हैं कि ये नौकरी सडनली सर विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 years अ जेंटलमैन रोज टू समथिंग जिसको कहा जा रहा है कि 90 करोड़ रुपए की गालिबन कंपनी, 300 के करीब मुलाजिम इनके। तो सर अगर, और चीफ जस्टिस साहब ने फिर कहा कि उनको इल्म नहीं था इस सारे सिलसिले का। अब इसमें सर मैं चाहूंगा दोनों साइड्स पे बात करेंगे हम एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर। मुझे ये फरमाइएगा सर, इज दैट पॉसिबल? एक तो ये रोशनी डालेगा, दूसरा सर कि अगर ये ऐसा हुआ है तो फिर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से क्या इग्नोरेंस थी या फिर ऐसा हुआ ही नहीं? देखिए फैसल, बात यह है, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, उसको भी मैं आपके सामीन के सामने रख दूंगा कि व्यू ये है कि क्योंकि बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेंडिंग हैं। मीमो गेट की रिपोर्ट किसी वक्त भी सबमिट होने वाली है। जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने जिस फैसले के जरिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एग्जोनरेट कर दिया, उसके खिलाफ भी एक दो पिटीशंस, एक PMLN की और एक PTI की, दो पिटीशन पड़ी हुई हैं। और उसमें भी एक मौक़िफ़ ये है कि भाई स्पीकर ने जो फैसला किया वो इज इट प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं प्रोटेक्टेड है, लेकिन प्रोटेक्टेड वो होती है जो कि पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्टेड होती है अंडर आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीकर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स से बाद अगर कोई एक्शन लेता है तो दैट इज नॉट कवर्ड और उसको कोई आईनी अम्ब्रेला या तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ये एक दूसरा व्यू है। ठीक है। वो उन्होंने अपील दायर नहीं की, लिहाजा 26 अप्रैल 2012 का जो फैसला है जिसमें सजा हो गई वो इट हैज एक्वायर्ड फाइनैलिटी, इसको हम लॉ में कहते हैं फाइनैलिटी। इट हैज बिकम क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन, इट्स ऑल फिनिश प्रोसीडिंग। अब चीज है कि उसमें जो डिटेल फैसला आया जो 72 सफ़ों का,
उसमें जो डिटर्मिन किया गया, उसको अक्यूज बनाया गया, उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो आर्गुमेंट है, वो लैंग्वेज और उसका आर्गुमेंट वही है जो कि आर्टिकल 63(1)(g के तहत है कि आपने अदलिया की तजलील की, आपने अदलिया को बदनाम किया, तो उसकी तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर चला गया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ए रिट को वारंटो। रिट को वारंटो ये होती है कि जब आप किसी के खिलाफ दायर करते हैं तो उसे कहते हैं कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस, बिकॉज इस फैसले की रूल। एक चीज वो तो हम डिटेल में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मुझे मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं उधर। अब ये 2-3 हाई प्रोफाइल केसेस हैं। एक तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये कहते हैं कि ये इसलिए लाया गया है कि इन तमाम मामलात को बैक बर्नर पर ले जाए, और जो कि आज बैक बर्नर पर चले गए हैं। आज ना देखिए हम जो बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के बारे में डिस्कस हो रहा है आपकी बात और ना स्पीकर का जो फैसला है, हालांकि उसमें एडमिट हो गया, उसकी डेट भी शायद 18 जून पड़ गई है, लेकिन वो डिस्कस नहीं हो रहा। आज गली बाजारों में यही एक कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यही इसका ऑब्जेक्ट है कि इसको ओवरराइड कर दिया जाए बाकी केसेस पर और उनको बैक बर्नर पर ले जाए। एक तो यह है, लेकिन दूसरा ये है कि देखिए बात यह है कि डॉक्टर्स कई चले पड़े इस पाकिस्तान में, हर गली में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसको तो कोई 50 रुपए देने को तैयार नहीं है। आप देखें कि कॉन्स्पिरेसी कैसी होती है। अयूब खान के जमाने में गौहर यूब, कैप्टन गौहर यूब वाज एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसको सहगल आदम जी और बड़ी बड़ी जो बिजनेस पार्टीज थी कराची की, उसने उनको मोटिवेट किया कि तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, और खुद ही उनको सरमाया दिया और उसको ऐसे डीलों में डाला जिसमें कि 300-400% फायदे होने शुरू हो गए। तो उस पर अल्ताफ गौहर लिखता, और उसका सुसबी जो था लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्लाह, वही बिजनेस था, उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जनाना डी बलूचो। अब चीज यह है कि वो अल्ताफ गौहर लिखता है कि एक दिन अयूब खान ने बड़ा सीरियसली मुझसे कहा कि अल्ताफ, आई नेवर न्यू कि माय सन इज सो टैलेंटेड, ही हैज टर्न आउट टू बी एंटरप्रेन्योर। वो जिस आप चीज को हाथ डाल दो उसमें कामयाबी। तो जब उसको इन्वॉल्व कर लिया तो फिर यही उसका डाउनफॉल को हुआ। और इसी पर ही हबीब जालिम ने कहा कि 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नाशाद, हम पर अब तक जारी है काली सदियों की बैदाद, सदर यूब जिंदाबाद, सदर यूब जिंदाबाद। 20 रुपए मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, गौहर सहगल आदम जी बने हैं बिरला और टाटा, मुल्क के दुश्मन कहलाते हैं जो करते हैं हम फरियाद, सदर अयूब जिंदाबाद, सदर अयूब जिंदाबाद। आम हुई गुंडागर्दी, चुप है सपाही बावर्दी, शम्मा नवाए अहले सुखन, काले बाग ने गुल कर दी, अहले कफस की कैद बढ़ाकर कम कर ली अपनी मयाद, सदर अयूब जिंदाबाद, सदर अयूब जिंदाबाद। ये वो नज़म थी जो कि अयूब खान का खात्मा इस नज़म की बुनियाद पर, इससे एक टेम्पो बना पूरे पाकिस्तान के अंदर, और सारे पाकिस्तान में ये चीनी चोर भी जो अयूब खान बना, और तो क्या क्या उस पर इल्जाम आए, लेकिन उसका सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है गौहर यूब के ऊपर। गौहर यूब ने अपने बाप को डिच कर। अब मैं आपके तो सर आप समझते हैं उसी किस्म का सिलसिला हुआ है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ आपकी वसादत से और आपके चैनल की वसादत से, एक सबको पैगाम देना चाहता हूँ, और ये मेरा पैगाम तमाम वो बड़े जो नाम निहाद बड़े 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 लोग इस मुल्क में कमी है, लेकिन औहदों के लिहाज से जो नाम निहाद सो कॉल बड़े लोग हैं, चाहे अफवाज पाकिस्तान में हैं, चाहे वो जुडिशरी में हैं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में हैं, उनको मेरा एक वार्निंग है, बी अवेयर ऑफ योर चिल्ड्रन, बी अवेयर ऑफ योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे जो हैं उनसे बचो, वो तुम्हें किसी वक्त डिच कर सकते हैं, आपकी बर्बादी का बायस बन सकते हैं। ये जो है बच्चों के बारे में ये कहना कि मुझे उनकी प्रोग्रेस का नहीं पता था, मुझे उनके कारोबार, दिस इज नॉट एन इश्यूज, ये मतलब कि ये स्टेटमेंट कोई बिलीव नहीं करेगा उसी। क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात में आपसे आपकी तरफ आता हूं, एक ब्रेक अगर इजाजत है, मैं क्विकली ब्रेक लेता हूं ताकि तसल्ली से मैं नेक्स्ट हाफ में आपसे बात करूं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। जैसे आपने पूरी तसल्ली से हमें बात सुनी कसूरी साहब की, मैं चाहूंगा आपका नुक्ता नजर इस हवाले से क्या है? देखें, आज तक जो इंफॉर्मेशन मीडिया के ज़रिए या सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट्स के ज़रिए आज तक जो व्यूअर्स तक, जो लोगों तक, आम आवाम तक या वकला तक पहुंची हैं, उसके ज़रिए तो ये साबित हो गया है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट द चीफ जस्टिस, अगेंस्ट द जुडिशरी, और उन लोगों की तरफ से है कि जो लोग एक मैसेज देना चाहते हैं आम आदमी को कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है जिसकी तरफ लोगों की नज़रें जाती हैं, जिस तरफ लोगों की एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि यहाँ एक साफ़ सुथरा निज़ाम है, शफाफ, यहाँ सारी ट्रांसपेरेंसी होती है, यहाँ फैसले मेरिट पे होते हैं। तो लिहाजा अगर किसी एक इंडिविजुअल के साथ ज्यादती होगी या आवाम के किसी बड़े आदमी के साथ ज्यादती होगी, जो जितना बड़ा भी उसमें मुल्ज़िम इन्वॉल्व होगा वो कटहरे में लाया जाएगा और उसको आम आदमी को उसके मुकाबले में इंसाफ मिलेगा। ये एक आम आदमी की आखिरी उम्मीद और होप है और एक ही इंस्टीट्यूशन से है, आज भी अल्लाह का शुक्र है ये कायम है। ये उन लोगों की तरफ से साजिशें हैं क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने अपने मुख्तसर तरीन अपने अरसे में जितने मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल फैसले किए हैं और बोर्ड फैसले किए हैं, इतना पाकिस्तान की तारीख में इतने किसी जुडिशल इंस्टीट्यूशन बुनियादी पे जरदारी साहब के केसेस का बात हो, किलानी साहब की बात हो, आप बात करें मिसिंग पर्संस की, आप कोई भी और इशू उठा लें, तो ये तमाम की तमाम इकट्ठी हो गई हैं इनके खिलाफ हो गई। फिर कराची इशू पे इन्होंने जजमेंट दी, वहां से फारुक हुए, बलूचिस्तान इशू पे जजमेंट दी और बलूचिस्तान इशू पे भी खुल के कहा कि अगर कोई इन्वॉल्व है किडनैपिंग में FIR ही विल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, अगर कोई मर्डर में इन्वॉल्व है 302 का मुकदमा होगा, वो जेल जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को उन्होंने यकीनी बनाया। सवात में मामला हुआ, उन्होंने टेकअप कर लिया लड़कियों का, और अगर लड़कियों का कोहिस्तान में मसला बना, उन्होंने कहा तमाम कंसर्न अथॉरिटीज यहां पेश हो जाएं। और जैसे कसूरी साहब ने फरमाया, ये जो अभी रिसेंट इशू चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर नीचे आते सेशन कोर्ट तक आए सारी, तो सर वो ये आप नहीं समझते कि तब्दीली की बुनियादी जरूरत जो थी आम बनने को, जो केस है सर गरीब आदमी की अगर हम बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, उसके केस सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं है ना जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े, आपकी बात दुरुस्त। पहली बात तो यह है कि जुर्रत, कॉन्फिडेंस और करेज कहां से मिलती है? अगर इदारे का सरबराह मजबूत हो तो नीचे तक हर बंदा स्ट्रांग होता है। अच्छा सर, ये अगर चीफ जस्टिस करेज के साथ फैसले करेगा, इंडिपेंडेंट फैसले करेगा, तो नीचे तक हर बंदा करेगा। लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि एक थ्योरी, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, मंसूबा था इनको, अगर, अब मैं ये नहीं कहता डॉक्टर अरसलान का मैं इफ्तिखार चौधरी से राब्ता कोई नहीं जोड़ता, ये बात तो अब इल्जाम लगाने वालों ने भी मान लिया है कि जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ना है। और जिस कामरान खान ने जो सबसे पहले ये वाला प्रोग्राम भी किया, उसने कल जो स्टेटमेंट दी कि जी मैंने जब मलिक रियाज से पूछा कि जी ये बताएं कि आप पैसे तो दिए जा रहे थे, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, आपके हक में कोई फैसला आया? उसने कहा जी और मेरे खिलाफ फैसले आने शुरू हो गए। अब ये बात तो तयशुदा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन चीजों में इन्वॉल्व है, ना इन चीजों में इन्फ्लुएंस है। अब सर मेरा सवाल ये है कि सर दो तीन चीजें, एक तो बुनियादी तौर पर कि चीफ जस्टिस साहब एक क्लीन आदमी, हम बिल्कुल इस पर कोई दूसरी राय नहीं रखते। दो बात, ये तो उनके साहबजादे ने पैसे लिए हैं या फिर नहीं लिए, लेकिन सर जो मौजूदा हालात और जो वाकयात जो कसूरी साहब ने बयान किया कि BMW गाड़ियां, वो घर, वो कारोबार, वो सिस्टम विद इन एक एक्सप्लोजन है, पूरी मुल्क में जो ग्रोथ के हालात हैं, और आप मतलब देखें तो एकदम, वो पहली बात वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई, किस तरीके से आई। अभी उनकी शादी का जहाँ तक किस्सा था, अभी ही रिसेंटली गॉट मैरिड, और उसमें से बड़े बड़े मतलब राहत फतेह अली और इस किस्म के टॉप के सिंगर्स आए हैं, तो वो सब खर्चा तो ये इनके उसमें तो सर सीजे साहब मौजूद ही होंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि शादी में भी मौजूद नहीं चलेगा। तो सर ये ऑब्वियसली इस तरह आपके साहबजादे हो या आपके साहबजादे हो, वो अगर खर्चा कर रहे हो तो आपको सर अंदाजा हो ही जाता है कि यार ये तो बहुत, मॉन्टी कार्लो में आप जाके रह रहे हो, बरतानिया में आप इस किस्म की शॉपिंग्स हो रही हैं और ये सारा सिलसिला, तो देयर वाज समथिंग सस्पिशियस। इस पे मैं पहली बात ये करूं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि अगर किसी की औलाद, खुदा न खास्ता, मैं नहीं कहता कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है, और ना उसको डिफेंड करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर अरसलान इफ्तिखार ने, वो एक इंडिपेंडेंट बालिग शख्स हैं, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ा आदमी भी जुर्म करे उसी तरह रिस्पॉन्सिबल है, छोटा आदमी जुर्म करे तो उसी तरह रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि इनके ऊपर जिम्मेदारी उससे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का इंस्टीट्यूशन वो खुद है, उनके घर में है, तो लिहाजा मैं उनको डिफेंड नहीं करता।
लेकिन बात यह है कि आज पहली दफ़ा थोड़ा है। आप देखें नबियों की औलादें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, और उसके बाद हमारे सहाबा हज़रत उमर फारूक। ठीक, हज़रत उमर फारूक ने अपने बेटे को हद पे कोड़ों की सज़ा खुद दी, और इतना ज़्यादा सज़ा दी कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सेंटेंस ही वाज डाइड, वो मर गए। ये हमारी तारीख है। लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को आप एक क्रेडिट देंगे, गो कि इस सारे सिस्टम में हमें बहुत अफसोस है कि जिस आम आदमी को एक इंस्टीट्यूशन से एक उम्मीद, होप, तवक्को थी, उसको अगर आप पोल्यूट करेंगे, उस इंस्टीट्यूशन को तबाह करेंगे तो हमारा मुल्क नहीं रहेगा। एक चीज और अभी कुछ लोगों का ख्याल ही है, बल्कि कुछ लोगों में, क्या मैं नाम लेके, हामिद सईद काज़वी साहब का बयान आता है, वो खुद भी वो हज करप्शन केस में अंदर है, ठीक है जी, और वो अवल तुमको ये बयान देना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं एक वैसे बात करूं कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ही शुड रिजाइन। डू यू थिंक ही शुड रिजाइन और ही शुड नॉट? खुद तुक नहीं बनती रिजाइन की। अगर वो रिजाइन करते हैं तो वो कॉन्स्पिरेसी तो साबित हो गई। वो कॉन्स्पिरेटर्स जो चाहते थे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को रास्ते से हटा दिया जाए, दैट्स ऑल, दैट इज देयर अचीवमेंट, दैट इज देयर गोल, दैट इज देयर पर्पस। उनको बिल्कुल रिजाइन नहीं करना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए कि अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ भी अगर किसी को कोई इल्जाम है तो आ जाए। मैं तो ओपन कोर्ट में बैठा हूं, और उसने कहा, मैं तो कल उससे बड़ी खूबसूरत बात की, एक बेटे का मामला है, एक तरफ बड़ा मुश्किल मोहब्बत है, प्यार है, बेटा है, औलाद है, लेकिन जो लोग उनको करीबी तौर पे जानते हैं जी, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल टिका के फैसला नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये तो मेरे ऊपर एतराज आया कि मैं इसमें ना बैठूं, अगर मेरे सामने ये साबित होता तो मलिक रियाज और अरसलान दोनों को हथकड़ी में यहां से मैं भेजता। These were his words in open court। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का एतराज है, मैं नहीं बैठता इसमें, he quitted। ठीक, लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं, बड़ा एक रिस्पेक्टफुली, बिल्कुल ठीक। अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ कोई इल्जाम उससे पहले, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ से ज्यादा स्ट्रांग तो जरदारी साहब नहीं है, उससे ज्यादा स्ट्रांग तो गिलानी साहब नहीं है, उससे ज्यादा स्ट्रांग तो परवेज कियानी साहब नहीं है, उससे ज्यादा स्ट्रांग तो यहाँ की हमारी MI और ISI इस वक्त नहीं है। उस वक्त अगर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका तो आज इल्जाम कौन सा साबित करेंगे? अरसलान के खिलाफ 1000 दफा साबित करें, 1000 दफा साबित करें, दे शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अच्छा सर, आप 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि किशोरी साहब जी, ऑप्शन ए ये कि ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं होगा, पार्टी ए भी क्लियर, पार्टी बी भी क्लियर, चैप्टर क्लोज्ड। लेट्स सपोज प्रूव हो जाता है कि जो मलिक रियाज ग्रुप है या जो पार्टी है, जो उनके लॉयर हैं, वो दस्तावेजात दे देते हैं, वो वीडियो कहते हैं जी वीडियोस बनी हुई हैं, या कोई ऐसा प्रूफ दे देते हैं जिससे वो चीजें, सर आप तो लॉयर्स हैं, खुद सीनियर लोग हैं, समझते हैं इस चीज को, इफ प्रूवन गिल्टी तो सर पार्टी ए और पार्टी बी में फिर क्या दोनों को सजा होगा? क्या होगा? वो कहते हैं कि जी मैंने तो दिए थे पैसे, तो पैसे देना में क्या गलती है? यू नो, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। दोनों को सजा होगी, दोनों प्रोसीडर अगेंस्ट होंगे। सेक्शन 161 PPC का पर्चा होगा, FIR कटेगी, दोनों प्राइवेट पर्संस हैं, दे आर नॉट होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस। मतलब क्या इसमें क्या ये लेने और देने वाला दोनों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी। और अगर चूंकि देखिए ना, इसमें प्राइवेट पर्सन से उन्होंने मैनेज किया कि हमने, एक ने कहा जी मैंने रिश्वत देनी है, एक ने कहा जी मैंने रिश्वत लेनी है। मलिक रियाज साहब ने कहा जी मैंने रिश्वत दी इसलिए कि मैं बेनिफिट हासिल कर सकूं। अगर इल्जाम साबित होता है कि जी अरसलान साहब ने कहा कि मैं औलाद रखाऊंगा, मुझे पैसे दे दो, मैं रिश्वत की मद में कर लिए, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई और चीज नहीं है, फर्ज करें फॉर द पर्पज ऑफ आर्गुमेंट्स हम ये बात कर रहे हैं, अगर ये साबित होता है तो दोनों के खिलाफ FIR कटेगी, दोनों जाएंगे, दोनों उस जुर्म में बराबर के शरीक है ना। एक बंदा अनड्यू बेनिफिट लेने के लिए, वो तो देखे ना, अगर हुजूर बिकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, सजा मेरे ख्याल बहुत कम है, उसकी पता नहीं 2 साल है 3 साल है, डोंट नो, इम्प्रिजनमेंट की है। ये PPC में 161 सेक्शन है उसका। आपका क्या देखिए, मैं इसमें फैसल ये कहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की ग्रिप में है। ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कराची में जो लियारी में हुआ, और द टाइप ऑफ एमुनेशन व्हिच वाज यूज्ड, वो नॉर्मल कोई बंदूकें नहीं थी, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्म्स। दैट मीन दे वर सप्लाइड बाय सम आउटसाइड पावर टू एंगेज द पाकिस्तान आर्मी, ताकि पाकिस्तान आर्मी गली बाजारों में बॉकडाउन हो जाए, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में 70 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान आर्मी बॉकडाउन हो गई और सारा जो बॉर्डर खाली हो गए। belligerent neighbor walked into East Pakistan and Pakistan was truncated. आज पाकिस्तान इसका टारगेट हो रहा है।
पाकिस्तान इज टुडे एक कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड 4th जनरेशन वॉर। 4th जनरेशन वॉर में कोई बाहर से हमला नहीं होगा, मुल्क को अंदर से तोड़ दो, अंदर ऐसा बड़ी हद तक कामयाबी भी है सर, अंदर ऐसा हिजानी कैफियत पैदा करो, इनके अदारों को जो है उनका इमेज, उनका तकद्दुस खत्म कर दो। आज जो पाकिस्तान की रियासत है वो दोस्त सतूनों को खड़ी, बाकी सारे सतूनों पर खड़ी, एक अफवाज पाकिस्तान, एक जुडिशरी। अब दी होल ऑब्जेक्ट इज कि ये दो सतूनों को, क्योंकि इस वक्त दोनों टारगेटेड है, आर्मी भी टारगेट है, जुडिशरी भी टारगेट। दी होल ऑब्जेक्ट इज, तो जुडिशरी को फिर अंदर से टारगेट किया जा रहा है। मेरी सुन लीजिए, दी होल ऑब्जेक्ट इज कि इस मुल्क को ये जो दो अदारे हैं इनको इतना कमजोर कर दो, इतना इनको क्वेश्चनेबल कर दो लोगों की निगाहों में कि लोग, क्योंकि अदारों के पीछे सपोर्ट अवाम की होती है, ताकत अवाम की होती है, अदारे ताकतवर होते हैं क्योंकि अवाम उनको ताकत प्रोवाइड करे। अब चीज ये है कि ये सारा करने के बाद दे विल डिक्लेयर यू इंटरनेशनली ए रोग स्टेट और ए फेल्ड स्टेट। Once they succeed in painting you in the international world as a rogue state and a failed state, फिर उनका अगला आएगा आर्गुमेंट ये कि ये रोग स्टेट तो खत्म हो रही है, ट्रंकेट हो रही है, और इसके इससे न्यूक्लियर पावर, दिस न्यूक्लियर पावर मे नॉट मूव इन द हैंड्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर के लॉन्ग रन दिस इज सो देयरफॉर दो तरह से होगा। इसको कहते हैं एफ पाक वॉर और कोल्ड स्टार्ट, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है अपना मिलिट्री स्ट्रेटजी का। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब यहां अंदर से अफरा तफरी होगी, जब ये आपस में लड़ रहे होंगे, शिया सुन्नी फसादात होंगे, सूबों के तसादात होंगे, इंस्टीट्यूशन टकरारी होंगी, तो फिर वेस्टर्न जो बाउंड्रीज है, वेस्टर्न बॉर्डर से अमेरिकन ट्रूप्स, नेटो ट्रूप्स विल मूव इन। सिर्फ टोपियों पर अपना यूनाइटेड नेशन की टोपियां बदलनी है और यूएन का रेजोल्यूशन पास करके वो यूएन की टोपी पहन के वॉक इन कर जाएंगे, और उधर से हमारा बिलिजेंट नेबर इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर से मूव कर जाएगा। पाकिस्तान को बल्कनाइज कर देंगे, उसके हिस्से बकरे कर देंगे, क्योंकि दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, चंद और इंपॉर्टेंट सवालात हैं जी, उन पे बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। कजूर साहब, दो तीन चीजें मैं और टेक्निकल आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो सर मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पर सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर का बेंच था, खुद को विड्रॉ कर लिया। अब बहुत से ऐसे, क्योंकि वो कह रहे थे ना, अच्छा मलिक रियाज की स्टेटमेंट भी मैंने अखबार में भी पढ़ी, न्यूज में और दीगर भी 2-3 जगहों पर उनका, कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, इफ ये अरसलान इफ्तिखार साहब जो हैं इनको, तो वो डिलीवर नहीं कर सक रहे थे अगर उनको पैसा दिया गया और वो जिस तरीके से जो उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो शायद इन्फ्लुएंस कर लेंगे और सारा कुछ। तो सर अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस थे, और कई जगहों पे लिखते हैं कि 40-50 के करीब वो केसेस हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। सर आप समझते हैं कि, और बहुत से उनमें से केसेस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चीफ जस्टिस खुद कर रहे थे, आप जानते हैं सर, तो अब क्या उन केसेस से भी चीफ जस्टिस पीछे हटेंगे, विड्रॉ करेंगे, या टेक्निकली स्पीकिंग ही शुड बी डूइंग इट? क्यों करें? इसका मतलब है फिर तो वो जो भी उठे, जिसके खिलाफ फैसला आने वाला हो, जो माफिया चाहे इनको, इनके खिलाफ एक कोई मेगा स्कैंडल बनाए और उसके बाद कहे कि जनाब चीफ साहब आप तो ना बैठे। देखिए इसकी एक बड़ी और जो बाकी जज साहबान है वो इसकी सपोर्ट करेंगे। देखिए बात यह है कि एक अकेला जज तो फैसला नहीं कर रहा, मिनिमम 3 जजेस होते हैं, तो वो 3 जजेस फैसला कर रहे हैं, और फिर कोई फैसला, फाइनल फैसला किस नेचर का है, किस नौयत का है, मेरिट पे, कानून के मुताबिक, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉयर्स कम्युनिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज, और पूरी पब्लिक, लोग, मीडिया सब बैठे देख रहे होते हैं। अगर जो मेरिट पे फैसला है फिर उनको राइट है ऑफ रिव्यू। मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं अपना शाहीन से। अच्छा, आप इससे आई एम डिसएग्रीइंग विद द पोजीशन। ये है जी, आपके सामने तारीख में मिसालें हैं कि हजरत अली वाज अबाउट टू किल एक काफिर को, बिल्कुल उसके गर्दन पर उसने थूक दिया, तो उन्होंने कहा अब अगर मैं इसको मैं मारा तो ये मैं अपने ग्रज में मारूंगा। अब ये जो है अल्लाह के नाम पर जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आ गई। अब इतना बड़ा एलिगेशन लगाने के बाद, चाहे वो बिल्कुल जज बड़ा फेयरली भी जज कर रहा हो, तो लोग कहेंगे कि आप ये इन्होंने उसका वो जो केस अरसलान वाला था उसका बदला ले रहे हैं।
आई पर्सनली फील ये जज जो है ना, इसको कहते हैं, हम कहते हैं रिक्यूज, इसका टेक्निकल टर्म जो है रिक्यूज। ये जज का अपना एक फैसला होता है कि जज खुद अपने आप को देखता है कि ये जो सवाल उठाया गया है, आया मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में हूं कि मैं फेयरली विदाउट एनी फेवर ऑफ फेवर के और बगैर किसी खौफ हरास के या बगैर किसी रंजिश के मैं फैसला कर सकता हूं। अगर जज के अंदर से आवाज आए कि मैं नहीं हो सकता, मेरी रंजिश है, मेरा फेवर है, मेरा फियर है, तो उस सूरत में जज खुद फैसला करता है। फिर बात वही आ जाती है कसूरी साहब, मॉरली लीगली और लीगली कोई मसला नहीं है। ये इसको ऑब्जेक्शन देखे ना, अब अटॉर्नी जनरल ने ऑब्जेक्शन लगाई अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट कि जनाब आप नहीं कर सकते। पहले दिन चीफ जस्टिस ने सुना नहीं, उन्होंने इग्नोर किया। बट नेक्स्ट डे probably good sense prevailed on him, and I think मशवरा भी दिया होगा किसी ने, बड़ा नहीं, but it was very sensible decision, very sensible decision। देखो अगर बैठे रहते, अगर बरी करते तो फिर भी बातें बनती, और अगर सजा भी कम देते, जेगी कहें ये डंडी मार गया नहीं जी, लोगों के आप मुंह पर हाथ नहीं रख सकते जी। तो बात उनका वहां से उठ जाना जो है एक बड़ा काबिल तारीफ चीज है कि ही एक्टेड इन अ वेरी सेंसिबल मैनर। कसूरी साहब, दो तीन चीजें देखें, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की, और मैं चाहूंगा दोनों हजरात इस पर जरूर बात करें कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कुछ बैरूनी ताकतें ऐसी जो अंदर 4th जनरेशन वॉर के, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया, किस तरह इदारों का टकराव हमें नजर आ रहा है, बहुत बड़ा खुल्लम खुला, इसमें कोई एग्जीक्यूटिव के साथ, आपका पार्लियामेंट के साथ, मतलब जुडिशरी का है, मीडिया का एक बड़ा डिफरेंट किरदार होता है। उसमें मैं तलत का प्रोग्राम देख रहा था 3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जी अब आपको इस केस की बुनियाद पे मीडिया भी बड़ा क्लियरली आपको नजर आ जाएगा कि किसका क्या टिल्ट है और क्या और जो हम देख रहे हैं इसमें भी कोई इसमें ढगी छुपी बात नहीं है। मैं अर्ज करूं कि ये 4th जनरेशन वॉर के ऊपर यहाँ एक सेफमा एक तंजीम है, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन, जो कि साख के नीचे कर रही है काम, और जो कि ये तस्वुरात पैदा कर रही है इस मुल्क के अंदर कि कायद आज़म जो था वो सेकुलर लीडर था, देयर नो सच थिंग एज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये 60 की दिहाई में किसी के ज़हन की इख्तिरा थी। हमारे हामिद ने इनको बड़ा सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा, वो मैंने केस फाइल किया ना, जाहिद अहमद, आई एम हिज काउंसिल, आई एम हिज काउंसिल थी, उसको अपना रजिस्ट्रार ने उसको नॉट एंटरटेनेबल कर दिया। मैंने अब उस पर अपील दायर की हुई है, उसको कहते हैं सिविल मैंने उसमें अपील दायर की सिविल मिसलेनियस। मैंने कहा कि ये केस जो है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी सॉलिडारिटी के साथ ताल्लुक रखता है, इसको प्लीज लिसन। और उसके साथ मैंने कोई 350 सफ़ों के डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं इन तमाम एंकर पर्सन की, जो उनके जिस तरह के वो पाकिस्तान के अंदर एक इंटेलेक्चुअल, एक आइडियोलॉजिकल इंतशार पैदा कर रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान ब्रेकअप हो जाए, वो सारे मैंने उनके डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं साथ, और साथ उनकी वीडियो साथ लगाई है, उनकी ट्रांसक्रिप्शन साथ लगाई है। लेकिन फिर मैंने उसकी अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी जो चीफ जस्टिस को जाती थी, उस पर वो टर्न डाउन होगी कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। तो क्या पाकिस्तान जब दिन डूब जाएगा उस दिन उसकी अर्जेंसी होगी? एक पॉलिटिशियन जो कि पाकिस्तान जो टूट रहा था उस वक्त देख सकता था। 71 में मैं वाहिद आदमी था जो कुछ सी पाकिस्तान इज ब्रेकिंग अप। मैं वाहिद आदमी जो 3 मार्च 1971 को मैं ढाका गया, मैं पाकिस्तान की तारीख के साथ हाजिर गए। वही सियासतदान जो वहां सच्चा निकला कि वो सच में जो जिस खदशात का जिक्र कर रहा था कि मुल्क टूट जाएगा, मुल्क टूट गया। वही सियासतदान एक वकील की हैसियत से कह रहा है कि पाकिस्तान टूट रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान टूट रहा है। प्लीज टेक नोटिस ऑफ दैट। इट शुड बी कंसीडर्ड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक रजिस्ट्रार जज बन के उसने उसको कहते हैं। बिल्कुल सर, आप ये बात है कि सर दीज आर क्वेश्चन सर, मैं इसमें गुजारिश करूंगा। हुजूर साहब बजा फरमाते हैं कि उन्होंने एक इशू को लेकर गए कोर्ट में। अब सारी चीज़ें, एक और हमारी मुल्क की बदकिस्मती ये भी है कि अगर बाहर से एग्रेशन हो रही है तो भी ड्रोन अटैक हो रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट रोके। अगर बलूचिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कोर्ट इज द ओनली रे ऑफ होप। लेकिन बात यह है कि उनकी लिमिटेशंस को भी तो देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी मजबूरियों को भी तो आप मद्देनजर रखें। देखें, मैं ये नहीं कहता कि उनकी जिम्मेदारियों से वो बरी जिम्मा हो गए, लेकिन कोई भी शख्स जहां जहां जो बैठा है वो अपना रोल पॉजिटिव अदा करने की बजाय नेगेटिव कर रहा है।
अब आप पार्लियामेंट को देखें, रबर स्टैम्प बनी हुई है। स्पीकर का फैसला देखें, उसने अपनी ओथ की वायलेशन की है और वो एक सिर्फ पार्टी की स्पीकर के तौर पर अपने आप को सामने प्रेजेंट किया है और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर एक एपेलेट फोरम बन के बैठ गया। सिमिलर इज द सिचुएशन ऑफ पीएम गिलानी के जरदारी साहब जो अब पॉलिटिकल पार्टीज माफिया बन चुकी है और माफिया का हेड जो है वो डॉन बन चुका है, उसको सिर्फ बचाने और उसका स्विस बैंक में पैसा बचाने के लिए उसने कहा जी मैं 10 दफा सजा भुगतने को तैयार हूं। और पब्लिक के पास जाता है, जी बताओ कि मैं 6 महीने की सजा भुगतूं या पता नहीं कितनी सजा भुगतूं। देखिए रेडिकुल करना और क्या होता है, कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला दिया है, ये सारी चीजें वो है। अब मुझे सर बात है सर, अब ये वो जो मैं प्रोग्राम के शुरू में जब बात हो रही थी तो मैंने कसूरी साहब को कहा, मैंने कहा जी हिटलर वाला मसला नहीं हो गया, आपको नहीं लगता कि हिटलर ने सिर्फ बर्तानिया के साथ, फ्रांस के साथ, पोलैंड के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ सब फ्रंट्स पे खोल दिया सर। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने भी हिटलर वाला काम नहीं किया सर, मतलब काम वो ठीक ही कर रहे थे, मतलब मैं मिसाल से गलत दे गया हूं लेकिन फ्रंट सारे खोलने की मेरे पॉइंट था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एमआई, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट की आपका स्पीकर असेंबली, जब वो अंडर जिसे हम अपनी जुबान का चौमोरी जंग थी, ये तो मैं समझता हूं कि यही उसको क्रेडिट जाता है कि उस बंदे ने ये नहीं देखा कि इस वक्त मैं मोस्ट स्ट्रॉन्ग माफिया इन पाकिस्तान ISI के खिलाफ मैं फैसला करने लगा हूं, मैं FC के खिलाफ फैसला करने लगा हूं, मैं आर्मी के खिलाफ फैसला करने लगा हूं। में क्या ये फैसले एप्लीकेबल होंगे? बिल्कुल क्यों नहीं होंगे सर, एक भी नहीं होगा। आप बात करेंगे, देखें कोर्ट्स का काम है फैसले देना, दे आर डूइंग विदाउट सर। अगर देखें बात यह है कि अगर वो उनको बनाते मुशीर दाखिला, वो सेनेटर भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे, रहमान मलिक वजीर, सारे मजे वही, प्रोटोकॉल वही, पावर्स वही, तो सर वो वजीर थे, मुशीर हो गए, तो मुझे तो मीम एंड शेन और शीन का वाव और जेल की फर्क लगा। सेम पार्ट एक्सेप्ट दैट ही डजंट हैव अ वोट। सी मशीर जो है उसका सिर्फ वोट कर सकता है। ये बताएं जस्टिस के पास कोई मैटर आए, उसने ओथ ली हुई है कि मैंने कानून और आईन के मुताबिक फैसले करने हैं, एंड ही इज डूइंग। किसी एक फैसले पर आप एतराज करें कि ये फैसला उसकी जुरिसडिक्शनल पावर से ज्यादा था, या गलत था सर, या मेलाफाइडी था। सर मैं सर चोरी करता हूं मिसाल के तौर पे, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं सर, आप मुझे सर 2 साल की सजा दे देते हैं, मैं सर मजे से बाहर फिरता हूं, मुझे सर कौन पकड़ के जेल में डालेगा और इंश्योर करेगा 2 साल में अंदर हूं? इदारों की तबाही, दैट इज द पॉइंट ना, इदारों की तबाही है। अगर पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन जाए, अगर आपका प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर माफिया का एजेंट बन जाए, अगर आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव और आपकी जो फौज है वो उठ के सिर्फ साजिशों में इन्वॉल्व हो जाए, मुझे बताएं कि फिर इदारे कहां, मुल्क कहां बचेगा? देखना यह है जिस इदारे के ऊपर ये जिम्मेदारी है। सर एक चीज कसूरी साहब लास्ट मुझे आप और चीज बता देंगे सर, अगर फर्स्ट करें चीफ जस्टिस साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को 1 हफ्ते की या 10 दिन की कैद की सजा सुना देते उस दिन, तो आज उनका, और वो उनको कोई अंदर कर सकता था, ऑब्वियसली रहमान मलिक साहब ने ऑर्डर देना था उनको पकड़ने के लिए, तो हो नहीं सकता था। जिस तरीके से स्पीकर ने उनको सपोर्ट किया या जो भी उनका जायज था नाजायज था, एक अलग चैप्टर है, वो भी अदालत बताएगी। तो क्या इस वक्त को प्राइम मिनिस्टर होते ना सर, क्योंकि सजा याफ्ता तो नहीं हुए ना, सजा तो टिकले, अब वो सजा काट ली, कहते जी काट ली, तो ये कुछ कंफ्यूजन है, समझाएंगे कि कौन इंप्लीमेंट कराएगा सजा है ना जी। वो खड़े वाला तो सोचूंगे 15 मिनट 20 सेकंड है ना जी, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है वो एज गुड सजा है या 10 साल की सजा के बराबर है, जहां तक आपकी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 63 का ताल्लुक है कि आपको सेंटेंस होगी। 2 चीज होती हैं, एक होती सेंटेंस होती है, एक होती है कन्विक्शन। सेंटेंस में भी 1 डे, फ्यू सेकंड और 10 साल, लेकिन कन्विक्ट हो गए, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ द blah 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 reason given under article 60 and he has served तो अगर सर्व ना होती तो अभी सिलसिले मुख्तलिफ हो सकते थे, तो लिहाजा एक बड़ा प्लान करके चीज सर्विस की बात है। उसके बाद देखना, उसके बाद तो देखना मतलब प्रेसिडेंट का पास है अंडर आर्टिकल 45, तो प्रेसिडेंट जो है उस सजा को, सेंटेंस को माफ कर सकता है, कन्विक्शन को माफ नहीं कर सकता। कन्विक्शन रिमेन्स, नाउ दैट इज समथिंग कन्विक्शन रिमेन्स एंड दैट्स अ लीगल पोजीशन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कसूरी साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन में काफ़ी अपडेट भी आ जाएगा इसी रेलेवेंट केस में, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तारीख का ये केस होगा जो ये बड़ा तारीखी मोड़ है गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, ज़ाती हैसियत में चीफ जस्टिस साहब का क्या पोजीशन होगी, उनके साहबजादे के हवाले से क्या होगा, मुल्क में जो इंतशार और दीगर टकराव है इदारों के बीच में,
वो आपका रुख इख्तियार करता है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आई थिंक कि जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले का जो एक माहौल बन रहा है, आर वी हेडिंग टूवर्ड्स समथिंग जिसमें इलेक्शन नज़र नहीं आता या फिर इलेक्शन होता है और फेयर एंड फ्री होता है। बड़ी बिल्कुल कसूरी साहब प्रॉब्ली ये तो आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर पाकिस्तान। हमेशा कहते हैं नाजुक दौर से गुजरा है, लेकिन ये भी देखना है कि ये जो वक्त है ये वाकई नाजुक मरहला है। एनीवे जी, आई विल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह 8 o'clock। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।